कि एग्ज़ाम है आपका। स्टार्टिंग ये है कि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसी की तैयारी के लिए आए होंगे आप, तो आपको ये एक एग्ज़ाम और साथ में तैयारी करें, क्योंकि आरएएस का एग्ज़ाम थोड़ा लंबा खिंच जाता है, आप सब जानते ही हैं। तो उसमें बीच का जो समय है, उसमें अपन थोड़ा एक और एग्ज़ाम हो अपने हाथ में, तो थोड़ा समय हमारा हम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं और चांसेस भी हमारे बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-20 एग्ज़ाम फॉर्म्स एक साथ भर दें। आप जैसे कई लोग ज़्यादातर टीचर का एग्ज़ाम जो है सेकंड ग्रेड वगैरह का वो देते हैं साथ में फर्स्ट ग्रेड इत्यादि, और आईएएस वाला एग्ज़ाम भी आप साथ में इसके दे सकते हैं। तो ये मेरी एक पहली सलाह तो ये है कि आप सब साथ में एक और की तैयारी रखें। मेंटली ऐसा मत सोचें कि मैं आरएएस का ही दूंगा सिर्फ, क्योंकि 3 साल लगते हैं यार, तो एक लंबा समय हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ध्यान रखें, फिर एग्ज़ाम कैंसिल होना, ये होना, क्रेडिट लग जाती है वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा जो है कि तैयारी शुरू कैसे करें, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ तैयारी शुरू कैसे करने का। तो इसमें दो तरीके होते हैं तैयारी शुरू करने के। पहला तो कोचिंग ज्वाइन कर लें आप, दूसरा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और कोचिंग का दोनों के आपको गुण दोष मैं बता देता हूँ। सेल्फ स्टडी का फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को ले सकते हैं। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, उस पे आप ध्यान दे सकते हैं, और आपके पास ये बाध्यता नहीं है कि आप उसी मटेरियल को फ़ॉलो करें। आप खुद से आप अलग-अलग कोचिंग्स का आप फ़ॉलो कर सकते हैं। पहला इसमें फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर जैसे समय कम है और अगर आपकी कोचिंग जाते हैं, तो उनका तो शेड्यूल 8-9 महीने का होता है, जो भी रहता है। और लेकिन उसमें आप 3 महीने 4 महीने में अपने स्तर पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी का फ़ायदा है। सेल्फ स्टडी के नुकसान क्या है? नुकसान सेल्फ स्टडी का ये है कि अगर आपकी दिशा सही नहीं है तैयारी करने की, तो आपको ये समझ में आएगा नहीं जब तक कि बहुत देरी ना हो जाए। एग्ज़ाम आप देंगे, आपको पता लगेगा कि मैं तो काफ़ी गलत दिशा में बढ़ रहा था। तो ये एक नुकसान सेल्फ स्टडी का हो जाता है। दूसरा सेल्फ स्टडी का नुकसान ये हो जाता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। यहाँ तो क्या, आप क्लास में रूटीन से बंधे हैं, आप क्लास जाएँगे, आज का रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपका एक रूटीन सेट हो जाता है। उसमें वो दिक्कत आती है। अगर आप स्वयं से डिसिप्लिन नहीं है, तो वो दिक्कत उसमें आती है। कोचिंग का फ़ायदा ये है, कोचिंग का फ़ायदा ऐसा है कि अगर आप क्लासेस आ रहे हैं, तो आपको जो दिशा तैयारी की है, वो आपको यहाँ पे स्टाफ बता देता है। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस डाउट्स पूछने के लिए आपको एक पॉइंट सोर्स मिल जाता है कि अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है, तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ, बजाय मैं खुद से या किसी अन्य से पूछने के। ये इसमें कोचिंग का एक फ़ायदा है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको मिलते हैं, तो ये उनके अपने आप हिसाब से आप चुन सकते हैं, जैसा भी आपका स्तर है तैयारी का। मैं जानता हूँ, मैंने तो कोचिंग ली थी, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं ली थी और उन्होंने भी क्लियर किया है। तो वो आप कोई ऐसी बात दिमाग में ना रखें। और कोचिंग से मेरा मानना है थोड़ा आसान हो जाता है कोचिंग से, क्योंकि अगर अच्छी कोचिंग में है, अच्छी जगह हैं हम, तो इससे एक फ़ायदा तो होता ही है। तो ये पहली बात हुई। दूसरा, जैसे कि बेसिक बुक्स वगैरह क्या पढ़नी है, तो यार एनसीईआरटी का एक बड़ा वो है कि एनसीईआरटी पढ़नी पढ़नी, मैंने तो पढ़ी नहीं एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की पढ़ी थी मैंने, उसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हिस्ट्री भी शायद एक आध बार पढ़ी थी, पर मुझे कोई ऐसा विशेष लाभ मिला नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना तब ज़रूरी होता है जब आप खुद से तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई डाउट पूछने के लिए है नहीं। तो आप जब शुरू करते हैं 8वीं की एनसीईआरटी, तो धीरे धीरे आपको डाउट आते नहीं, क्योंकि वो बच्चों की तरह समझाते जाते हैं आपको। 8वीं का पढ़ा, 9वीं का पढ़ा, 10वीं का पढ़ा, 11वीं 12वीं, तो आपके डाउट स्वतः ही क्लियर होते चले जाते हैं। तो एनसीईआरटीज़ का ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं, तो आपको जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, तो उनके नोट्स तो आपको यहाँ मिल ही रहे हैं ना, तो फिर आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे? क्योंकि सेम चीज़ एनसीईआरटीज़ में दी है, वहाँ ऐसा तो नहीं है कुछ अलग लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर आप किसी कोचिंग को अटेंड कर रहे हैं, तब आप एनसीईआरटीज़ के चक्कर में ना पड़ें, आप सीधा इनके नोट्स से ही तैयारी करें। पहली बात तो ये है। और दूसरा डाउट क्या आता है आमतौर पे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह का कौन सी जॉइन करें, कहाँ जॉइन करें? तो टेस्ट सीरीज़ का ये है, जहाँ आप कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल ही जाती है। इसके अलावा आप एक और अच्छी कोचिंग की जॉइन कर लें, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि एक और कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन कर ली है और वहाँ पे मेरा स्कोर क्या रहा है, तो मेरा मटेरियल इनफ है कि नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज एक तो और ज्वाइन कर लें। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए ये होता है कि जैसे प्रीलिम्स का है, तो प्रीलिम्स में आप ये टारगेट रखें कि एक बार आपका सिलेबस जब हो जाए, या जैसे विषयवार होता चला जाए, जैसे ज्योग्राफी आपने पूरी कर ली है, तो आप उसके फिर जितने टेस्ट हो सके उतने लगाएं प्रीलिम्स के। क्योंकि उसमें जैसे एक आपको मैं बताता हूँ कि एमसीक्यू जो है, प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है, वो एक कला ज़्यादा है, ज्ञान की परीक्षा उतनी नहीं है। ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन वो एक एमसीक्यू सॉल्व करना कला है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, तो या एमबीबीएस की होगी, तो वो नीट या आईआईटी, आईईईई एग्ज़ाम हम देते हैं ना, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना रहता है। तो
उसकी बजाय एक आर्ट्स का स्टूडेंट जिसने एमसीक्यू कभी ज़िंदगी में सॉल्व किए नहीं होते हैं इस तैयारी के आने के पहले, तो आप ये देखना कि आप दोनों बराबर भी पढ़ोगे ना, तो वो जो लड़का या लड़की है वो आपसे हमेशा 10-15 नंबर ज़्यादा लेके जाएगा, भले वो कम पढ़ा हुआ हो। क्योंकि उसको वो ट्रिक आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। एमसीक्यू सॉल्व करना एक ट्रिक है। तो इसके अभ्यास के लिए आप ये करें कि जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, आपकी वो ट्रिक शार्पन होती जाएगी। उसकी तकनीक क्या होती है? तकनीक उसकी ये होती है कि आपके सामने ही आंसर है। एमसीक्यू का बड़ा फ़ायदा ये है कि आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, उन 4 ऑप्शंस में से एक है, आपको बस उसे ढूँढना है। तो ढूँढने में बहुत सी तकनीक होती है। एलिमिनेशन की तकनीक होती है कि ये तो नहीं हो सकता, तो ये है, ये है, ये है। तो ये सुनने में आसान लग रहा है, पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप ऐसा पाओगे कि अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तब भी आप सही आंसर तक पहुँच जाएँगे। तो इसके लिए प्रीलिम्स के जो एमसीक्यू हैं उनकी जितनी तैयारी आप करें उतना आप करें, और एक बार सिलेबस आपका हो जाए तो चाहे आप रोज एक पेपर लगा लें, 100 नंबर का या 50 नंबर का जो भी है। तो ये पहली इसमें प्रीलिम्स की तैयारी की बात हो गई। और उसके अलावा आप ये करें कि सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं एमसीक्यू वाले, वो आप लगा लें, क्योंकि सेक्शनल में क्या रहता है कि सिर्फ हिस्ट्री के ही 100-50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये इसकी बात हुई। उसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आरएएस में करंट अफेयर्स बड़ा फैक्चुअल सा आता है। आप लोगों ने पेपर देखे हैं कि नहीं देखे हैं पुराने? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी तैयारी शुरू करें तो 2 काम ज़रूर करना। सबसे पहला तो पुराने पेपर उठा करके देखें, 6-7 साल के आरपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, वो देखें और सिलेबस को देखें एक बार। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बुक ला करके दूँ, आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मैंने ला दिए, या एक एनसीईआरटी की बुक आपको मैंने ला दी, कि ज्योग्राफी है, तो आप उसको कवर टू कवर पढ़ दोगे। लेकिन अगर आपने पिछले साल के पेपर देखे तो आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि यार ये तो सिर्फ मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि राजस्थान में लोहे का जो अयस्क, और अयस्क कहते हैं ना, और जो है वो कहाँ मिलता है, लौह धातु का अयस्क कहाँ मिलता है। तो 4 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ वही तो पढ़ना है, आप अननेसेसरी क्यों चीज़ें पढ़ रहे हो? इसके लिए आप ये करें कि आप उसके पुराने साल के पेपर देख लें सबसे पहले, और सिलेबस देख लें। तो ये काम ज़रूर करना, आज ही जाके कर लेना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इन विषयों में भी किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपके वो डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। और अपन क्या बात कर रहे थे अभी? एमसीक्यू वाली कर ली थी ना? प्रीलिम्स का हो गया था, करंट अफेयर्स, यस। तो करंट अफेयर्स का ये है यार कि आरएएस में ज़्यादा करंट अफेयर्स आप पुराने साल के पेपर देखेंगे ना तो बहुत स्पेसिफिक सा आता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेंगे कि जो रसोई गैस वाली योजना थी, इधर नहीं नहीं, वो दूसरे वाली यार, हाँ, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना में उन्होंने जैसे डाउट, एक बड़ा बेसिक सवाल पूछा था कि ये कथन सही है या नहीं है। तो उज्ज्वला योजना में इतने करोड़ सिलेंडर्स देंगे और इतने हजार ये होगा, उसमें राशि दी जाएगी, और इतने उसमें लाभान्वित लोग होंगे। तो आप ये देखोगे कि ये तो बहुत फैक्चुअल सी चीज़ है। तो आप करंट अफेयर्स को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको करंट अफेयर्स में भी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे आप क्रोनोलॉजी मार्केट में आती है करंट अफेयर्स की, उसमें उठा लाएंगे तो क्रोनोलॉजी पटवारी से लेकर के अपने हिसाब से तो आईएएस की तैयारी के लिए भी वो बनाते हैं उसमें। लेकिन आरएएस में क्या पूछा जाता है? जो पटवारी में करंट अफेयर्स पूछते हैं वो आरएएस में नहीं पूछते हैं, या जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में करंट अफेयर्स आता है वो आरएएस में नहीं आता है। तो इसलिए आप उसको खास तौर से देख लें एक बार पुराने साल के पेपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है, और स्पेसिफिक तैयारी करें। देखो यार, समय लिमिटेड है, ऊर्जा लिमिटेड है, मेहनत आप सभी करोगे, सही दिशा में करोगे, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध बार सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप पुराने पेपर देख के उठाओगे कि यार पूछते क्या हैं, ये तो देख लूँ मैं। तो इसलिए ये काम आप पहले कर लें, तो आप ज़्यादा उसमें आपकी ऊर्जा बचेगी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। करंट अफेयर्स की बात हमने कर ली, फिर हम आते हैं मेंस के ऊपर। तो मेंस में जैसा दिलीप सर ने एक दिन कहा था क्लास में कि प्रीलिम्स में तो प्रैक्टिस और पढ़ने का खेल है, मेंस में आंसर राइटिंग का खेल है। क्योंकि आप ये देखें कि आपको एक लिमिटेड समय के अंदर और एक लिमिटेड समय सीमा के अंदर, शब्द सीमा के अंदर, जैसे अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 50 शब्दों की लिमिट होती है, 10 नंबर में 100 शब्दों की लिमिट होती है। तो आपका टारगेट ये है कि आपने जो भी आपके सामने टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको उस पर्टिकुलर शब्द सीमा के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए और उसे अच्छा लगे कि यार इसने जिसने लिखा है इसको नॉलेज अच्छा है। ये आपका टारगेट है एग्जामिनर को। दूसरा, एग्जामिनर आपका मेरा रिश्तेदार नहीं है, उसके सामने ये वैल्यू नहीं है कि ये कॉपी लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है तो इसका जीवन एक तरीके से इस पे इसने बांध रखा है। उसके लिए उसको एक काम मिला है, उसको दिन की जो भी 200-400 कॉपीज चेक करनी होती है, मुझे नहीं आइडिया, 100-150 जो भी, वो उसे चेक करनी है। उसका जीवन आपको जितना आसान बनाएंगे उतना आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर उसे ढूंढना पड़ रहा है कि यार इसने लिख क्या दिया, तो फिर आपको नंबर ज़्यादा दे नहीं पाएगा वो। आप अंडरलाइन करें, हेडिंग बनाएं, बॉक्स के अंदर डाल दें महत्वपूर्ण जानकारी को, फैक्ट्स लिखें,
ऐसा लिखें कि उसको एक नज़र में समझ में आ जाए कि हाँ ये 5 पॉइंट्स हैं, जैसे नंबरिंग कर दें पॉइंट्स की 1 2 3 4 5, तो उसको लगे अच्छा लड़के ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं और इसमें ये हेडलाइन किया तो ये इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं। जहाँ भी आपको थोड़ा जगह मिल जाए, अगर प्रश्न की डिमांड ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम एक आया था कि पश्चिमी घाट की कुछ स्थिति, ऐसा कुछ आया था, तो मैंने पश्चिमी घाट का डायग्राम बना दिया कि इंडिया में यहाँ से यहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट मैंने बना दी, लोकेशन बना दी, तो एक एडिट पॉइंट हो जाता है कि अच्छा ये एक इन्होंने एक वो बना दिया। जैसे राजस्थान में उन्होंने पूछा था कि सीमेंट उद्योग का के बारे में बताइए, तो राजस्थान का नक्शा बनाया छोटा सा, उसमें सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है, उसकी आपने मार्किंग कर दी। हिस्ट्री में अगर आ जाए कि मान लीजिए किसी रियासत के बारे में पूछा है, तो उस रियासत को आप लोकेशन डाल दें कि यहाँ इनकी राजधानी थी। तो इस तरह की मीनिंगफुल जानकारी जो आपके प्रश्न को, उत्तर को अच्छा बनाएगी। क्योंकि आप सभी स्प्रिंग बोर्ड के या जो भी XYZ आप नोट्स पढ़ेंगे, लगभग हर आदमी, हर बच्चा, हर बच्ची एक ही सोर्स से पढ़ता है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं सारे, कोई 15वीं किताब कोई नहीं पढ़ रहा है। तो हाँ, एक और ये बड़ा वहम होता है लोगों को कि यार कोई ऐसी छिपी हुई किताब है जो सिलेक्ट हुए लड़के इन्हीं को पता है। ऐसी कोई छिपी हुई किताब नहीं है। किताबें वही हैं, लक्ष्मीकांत, वही स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या NCERT या ज्योग्राफी में जो किताबें हैं GC लियोंग इत्यादि, वही किताबें हैं, कोई नई किताब नहीं है। तो आपका उत्तर अलग होगा कैसे? सबने GC लियोंग पढ़ा है, कुछ नई किताब किसी ने नहीं पढ़ी है, तो आपका उत्तर अलग कैसे होगा? आप वहाँ प्रेजेंट अच्छे से करेंगे। प्रेजेंट आप अच्छे से करोगे तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो यहाँ आप लिखें उन उत्तरों को, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें निखार आता जाएगा कला में आपकी, कि आपने लिखा है तो ठीक है यार, मैंने ये पॉइंट लिखे थे, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन इट, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अनदर डायग्राम, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रेजेंट इट मोर वेल, एक रिफाइंड वे में, तो आप रिफाइंड होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप इसको ज़रूर करें। और इंटरव्यू, इंटरव्यू तो ठीक है, वो तो बाद की स्टेज है, और उसमें ज़्यादा, उसमें फिर इंटरव्यू की अलग तैयारी अपन बात करेंगे, अभी तो मेन ये हार्ड वर्क इसमें है। तो ये मेरे हिसाब से मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट्स अगर आपके हैं तो हम जल्दी से ले लेते हैं, आप काफ़ी समय से बैठे हो। हाँ जी। क्या स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पर्याप्त हैं? अगर नहीं तो NCERT मैंने पुस्तक अध्ययन क्रम क्या हो। हाँ, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पर्याप्त हैं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ये है, मैं यहाँ पे आया था मेंस के लिए, स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा था मैं RAS मेंस की तैयारी के लिए, और क्योंकि मैं UPSC की तैयारी मैंने शुरू की थी, और बीच में जब RAS का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो मैं 2 महीने के लिए यहाँ आया था, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे नोट्स, क्योंकि प्रश्न पत्र की डिमांड के हिसाब से थे, कंसाइज थे। ऐसा नहीं है कि नेसेसरीली आपको 500 पेज के नोट्स थमा दिए कि इसमें से तो आ ही जाएगा, नहीं। यहाँ मैंने एक बात नोटिस की है, स्प्रिंग बोर्ड में ऐसा है कि वो आपका वर्कलोड कम करने में विश्वास रखते हैं यहाँ पे टीचर्स। इंपॉर्टेंट निशान लगवा देंगे कि आप यही पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पर्याप्त हैं। लेकिन एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है वैल्यू एडिशन। मान लीजिए यहाँ पे 1000-2000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सबको सेम नोट्स मिले हैं, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो सिलेक्ट हो रहे हैं 100-500 लोग, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बाकियों से अलग उत्तर लिखा है। अलग कैसे लिखा है? पहला तो उन्होंने प्रैक्टिस खूब की है। दूसरी चीज़ होती है वैल्यू एडिशन। आप एक काम ये करें, आप चाहें तो उसमें जैसे आपके नोट्स हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को या तो आप फाइल फॉर्मेट में बनाएँ, जो होती है ना फाइल अपनी खुल जाती है, उसमें अपन बीच में पेज कभी भी ऐड कर सकते हैं, या तो उस फॉर्मेट में बनाएँ। नहीं तो आजकल बहुत से लोग टैब भी खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस तरीके से अगर आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जाके सब टैब खरीद लो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसमें टैब में भी करते हैं कि टैब में क्योंकि पेज बीच में ऐड हो जाता है, उसमें फिर वो लिख देते हैं। तो आप लोग टैब में नहीं, क्योंकि टैब में यार पढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है डिजिटल प्रिंट पे, स्क्रीन पे। तो अगर आप फाइल में नोट्स बनाएं और उसमें आप ये सुविधा रखें कि बीच में खोला मैंने और बीच में मैंने पेज ऐड कर दिया। उस पेज में आप क्या करेंगे, जैसे आपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स 2 या 4-5 बार पढ़ लिए, आपको वो नोट्स तो याद हो गए, उसमें जो भी 10-15 पॉइंट रहे होंगे आपको याद हो गए। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उस कमीशन के बारे में मान लीजिए एक टॉपिक है कि इसके काम क्या है, इसके वगैरह वगैरह, तो उस पे 10-15 पॉइंट का या आधे एक पेज का आपके पास नोट में मटेरियल होगा। अब इसमें मान लीजिए कुछ करंट अफेयर्स में, उसमें अभी जैसे 2019 में अमेंडमेंट आया था NHRC एक्ट में, उसमें इन्होंने जो है मेंबर्स की समय सीमा और वो बढ़ा दिया था, टेन्योर में कुछ चेंज किए थे। तो आप उसको उस पेज में लिख देंगे। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन, कि मेरे जो मूल नोट्स थे उसमें मैंने कुछ ऐसी जानकारी अच्छी ऐड कर दी है जो मेरे नंबर बढ़ाएगी एग्जाम में। या फिर उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि मान लीजिए अखबार में आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोई जो वैश्यावृत्ति में महिलाओं की मदद की, ऐसी कुछ आप हेडलाइन पढ़ें, तो आप उसका एग्जाम्पल डाल दें कि वहाँ पे इन्होंने छापामारी की और इस तरह से बरामद किया। तो आप उसे एग्जाम्पल डालेंगे तो आपका आधा नंबर उससे बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा जानकारी दी है कि साहब NHRC ये काम भी करता है। ये होता है वैल्यू एडिशन। अब ये हर चीज़ में, ज्योग्राफी में इत्यादि सब में आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन जो है ये आप ज़रूर करें।
स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काफी, आपका डाउट था, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काफी हैं, बिल्कुल काफी है, लेकिन आप वैल्यू एडिशन करें उस पर। ऐसा नहीं है कि मैं यही पढ़ के जाऊंगा, नहीं, उसमें वैल्यू एडिशन करें। अगर आपको जैसे कोई टॉपिक 4-5 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक की क्वालिटी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए आप क्या करें, इंटरनेट से, और एक और सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है इग्नो, उसके NIOS, उसके नोट्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें विषयवार जैसे साइकोलॉजी जो मेंस के हमारे विषय हैं, वो सब विषय की बुकलेट्स फ्री में अवेलेबल हैं। उस टॉपिक को आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, उस टॉपिक को आप खोल लें तो उसमें आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स को आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए जो इसमें नहीं है। ये होता है वैल्यू एडिशन। ये आप कब करेंगे, 4-5 बार पढ़ने के बाद में। तो इससे आपके नंबर बढ़ेंगे क्योंकि आपके नोट्स अलग हो गए, आपके पॉइंट्स अलग हो गए, बेहतर अरेंज्ड हो गए। ये होता है वैल्यू एडिशन। ये आप जरूर करें। और लेकिन नोट्स मेरे विचार में काफी हैं, पर मैंने वैल्यू एडिशन किया था NIOS से, खुद मैंने किया था, तो वो आप जरूर करें। इसके अलावा प्रश्न है कि प्रतिदिन कितने विषयों को साथ लेकर पढ़ाई करें तथा साप्ताहिक टेस्ट एवं उत्तर लेखन या प्रतिदिन उत्तर लेखन। इसमें ऐसा है कि प्रतिदिन कितने विषयों को, ये यार ये हर व्यक्ति का अलग होता है। कुछ लोग ऐसे नेचर के होते हैं कि उनको दिन में 3 विषय एक साथ लेके चल सकते हैं। वो 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ा, 3 घंटे उन्होंने पॉलिटी पढ़ा, और उनको इसमें मजा आता है, उनको रुचिकर लगता है कि बदलाव हो गया एक विषय का। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ में ये था कि मैं एक साथ उठाता था ज्योग्राफी को, और 2 ढाई 3 दिन में पूरा करके फिर मैं नया विषय उठाता था। तो ये आपकी पर्सनल उस पर डिपेंड है। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, आप ये काम करो कि आप टारगेट ले लो जितना आप कर सकते हैं। आपको पता है भी आप कितने विषय ले सकते हो। मान लीजिए आप 100 पेज पढ़ सकते हो, तो आप एक दिन में, या 200 पेज पढ़ सकते हो, तो आप क्या कर टारगेट रखो कि 60 पेज में ज्योग्राफी के पढ़ूंगा, 60 पेज में हिस्ट्री के पढ़ूंगा, 60 पेज में पॉलिटी के पढ़ूंगा। अगर शाम तक 2 दिन आप ऐसा करके देख लो, अगर आप टारगेट पूरा कर पा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो आपका स्टाइल वो है। और अगर आपको ये हो कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको समय बांटना पड़ेगा ना, 4 घंटे इसके, 4 घंटे इसके, 4 घंटे इसके, अगर वो नहीं हो पा रहा है, फिर आप उस प्रवृत्ति के हो कि साहब मैं तो एक साथ लेके करूंगा, तो वो आप लोग इस 2 में से एक देख सकते हैं। अब साप्ताहिक टेस्ट का ये फायदा है कि आप जैसे कोचिंग में हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप टारगेट्स अपना बनाइए, क्योंकि आप सिलेबस को देखें, मुझे ये विषय 1 महीने में 15 दिन में खत्म करना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और उस विषय को पूरा करने के बाद आप उस विषय के टेस्ट लगाएं। तो अब सप्ताह में, मुझे सप्ताह में कर लो, और फायदा ही होता है इसे, क्योंकि ये क्या चेक रहता है। अब मैं टेस्ट 6 महीने बाद करूंगा, इससे अच्छा मैं हर हफ्ते करूँ, तो मुझे पता लगेगा ना कितना मेरी प्रोग्रेस है। तो इसलिए साप्ताहिक टेस्ट अच्छा है। और उत्तर लेखन प्रतिदिन करें या क्या करें। उत्तर लेखन का ऐसा है यार कि एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि उत्तर लेखन तो पहले दिन से मेरे को शुरू करना है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मेरे सामने उत्तर लेखन में आप पूछ रहे हो भी मौर्य काल के समय जो आर्किटेक्चरल उपलब्धियां थी उसके बारे में लिखो, तो मैं क्या लिख लूँगा, नहीं लिख पाऊंगा ना। तो कम से कम आप विषय को पूरा करें, उसके बाद उस विषय संबंधित उत्तर लेखन आप करें तो आप बेहतर होगा। पर उत्तर लेखन आप करें, अपनी बात हो ही गई है इस पे। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि डे 1 से ही बैठ के मैं डेली आंसर लिख रहा हूँ, नहीं, आप विषय पूरा होने के बाद उस पर उत्तर लेखन करें और उसको चेक जरूर करवाएं। और एक और जो है सबसे यार मुख्य बात पता है क्या है, उत्तर लेखन में ही जो है जान तो जाती नहीं है, बाकी कुछ बचता नहीं है, उसमें लिखने में जोर आता है। मुझे तो ये बहुत आता था, मैं सोचता था कि मुझसे पढ़वा लो 5 घंटे, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो लिख लेना, फायदे में रहोगे, और पहला आंसर आपका सबसे घटिया आंसर होगा, इसके बाद वो उत्तरोत्तर उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो आप उत्तर लेखन जरूर करें, मन मजबूत करके, लेकिन करें जरूर। और करें कब, विषय पूरा होने के बाद। विषय ही पूरा नहीं किया तो क्या लिखोगे उसमें, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो उत्तर लेखन आप करें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए अगर समय कम है तो क्या विषयों को छोड़ा जा सकता है, मारवाड़ी की कहा, हाँ। तो उत्तर लेखन का ऐसा है, सॉरी, इसका मेंस के समय का विषय को छोड़ना तो कभी भी ज्यादा डिजायरेबल है नहीं, क्योंकि इसमें RPSC में विषयों का जो वेटेज है वो बंटा हुआ है। हिस्ट्री में से प्रीलिम्स की बात करें तो 20 प्रश्न आएंगे, मेंस में भी बंटा हुआ है कि 60-70 नंबर का हिस्ट्री में से आएगा ही आएगा। तो अगर आप छोड़ते हैं तो वो 10-15-20 नंबर आप वैसे ही खो देंगे। तो छोड़ना अब जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं है, बाकी अगर समय ही नहीं बचा है तो वो छूट ही जाएगा। तो कोशिश ये करो, इसीलिए आप अभी से तैयारी रखो ना उसकी। आपको सिलेबस पता है कि चलो हो सकता है लॉ वगैरह में बदलाव कर दें, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं बदलेंगे, वो तो वही रखेंगे। तो अभी से तैयारी करते रहो, मेंस और प्री की साथ करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ये डाउट, और कोई डाउट आपके? हाँ जी। हम्म, अच्छा। इनका डाउट ये है कि चूंकि तैयारी लंबी चल जाती है और पढ़ना भी ठीक ठाक पड़ता है, क्योंकि
लगभग सभी विषय जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं सभी पढ़ने पड़ते हैं, समय मेहनत भी खूब लगती है, तो मोटिवेशन कैसे हम बनाए रखें? तो इसमें देखो यार, ऐसा है कि एक तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि एक तो होता है ना कि हम आधे मन से आते हैं कि ये हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, थोड़ा सा एक फोकस से आए कि ठीक है इसको मुझे करना है। साथ में एक बैकअप के लिए आप एक और तैयारी परीक्षा की भी कर लें, क्योंकि इसमें वो नहीं हो या लंबा चल जाए तो एक और बैकअप आपके पास है। तो इस तरीके से आए, और इसमें आप ध्यान ये रखें कि मोटिवेशन इसमें यही है कि आप साप्ताहिक टेस्ट वगैरह करेंगे ना। अच्छा, एक और आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप डेली के टारगेट्स रखें। टारगेट्स आप रखें जो रियलिस्टिक हो। आप ये टारगेट ना रखें कि मैं आज के दिन में आधी बुक पढ़ दूंगा या 500 पेज पढ़ दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना ह्यूमनली। तो आप टारगेट वो रखें जो ह्यूमनली अचीवेबल हो। पहले आप अपनी कैपेसिटी को देखें कि आप जैसे मैं दिन में लगभग मैंने जोर मार लिया था 200 पेज मैं पढ़, 200 ऊपर से ऊपर नहीं गया मैं कभी, 150 पेज तक, मतलब पढ़ के समझ के, तो ये कैपेसिटी मेरी थी। तो आपकी जो भी कैपेसिटी आप उसको उस तरीके से करें, और फिर उतना टारगेट रखें कि आज मुझे 50 पेज पढ़ने हैं या 100 पेज पढ़ने हैं। और फिर आप एक टाइम भी नोट करें कि मैंने ये 50 पेज पढ़ने में आधा घंटा लगाया कि 15 घंटे लगाए, क्योंकि हम कई बार किताब खोल के बैठे रहते हैं, हमें अंदाजा नहीं लगता है। तो आप ये टारगेट रखें टाइम टेबल पे, जब मैं जैसे 11 बजे पढ़ने बैठ रहा हूँ तो 11 से लेकर के, और ये 20 पेज का टारगेट है, वो 20 पेज मान लीजिए आपके 11:30 बजे पूरे हो गए, तो आप लिखिए 11 से 11:30 में, या 2 बजे हो गए, अब 2 बजे, तो आपको एक ट्रैक रहेगा कि मैं समय कहाँ लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ टाइम के हिसाब से। तो ये आप रखें, और फिर ये आपका मोटिवेशन बन जाएगा। जब आप ये देखोगे ना कि मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और साप्ताहिक टेस्ट में मेरे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा तैयारी कब पूरी हो गई। और ये इनका एक और बात ये है कि यार पहले साल में मेहनत करके अच्छे से निकल जाओ, क्योंकि जब लंबी खींचती है ना तैयारी, तब फिर परेशान होने लगता है आदमी। तो ये सब आप चीज़ें, और दिशा सही रखो, क्योंकि कई बार अपन पढ़ते रहते हैं बेवकूफ़ की तरह और वो एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, इसका बड़ा पर्सनल एग्जांपल, कि मैं दिल्ली में था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं अखबार में, आप मानेंगे नहीं, 6 घंटे लगाया करता था। मतलब 6 घंटे, कमी तो नहीं थी मेरी मेहनत में। मेरे को आज तक याद है, मेट्रो का 1 किलोमीटर का 100 करोड़ तो लगता है हवा से ऊपर का, अंडरग्राउंड मेट्रो का 150 करोड़ लगता है 1 किलोमीटर का सरकार का खर्चा। पर ये एग्जाम में पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे ना। तो ये बेवकूफ़ी की थी मैंने, तो आप वो बेवकूफ़ी ना करें। आप देख तो ले एग्जाम में क्या पूछेगा, मैं ऐसे ही, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने देखा ही नहीं कि पूछ क्या रहा है, और मैं मेट्रो के पढ़ रहा हूँ, कह रहे वाह मैंने तो मेट्रो का पढ़ लिया, मजा आ गया मुझे। एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर एक आर्टिकल आया था संडे को, तो बढ़िया 1.5 घंटे उसको पढ़ के मेरे को एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में सब पता है। एग्जाम में पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो इसलिए आप एग्जाम में क्या पूछेंगे उसको ध्यान में रखें, नहीं तो समय आपका ज़ाया हो जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, मेहनत आपकी पूरी लग जाएगी, तो और फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा वगैरह। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें। और आपका क्या डाउट था? यही था? ठीक है। इंग्लिश को कैसे तैयार करें, बेसिक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो एक मीडियम को लेकर के बड़ी बात चलती है कि आरएएस में इंग्लिश या हिंदी मीडियम का। तो जो मैंने सुना है कि पता नहीं लोगों में ऐसी वो है, भ्रांति है कि मुझे नहीं पता कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा फायदा होता है, ऐसा मैंने सुना है। अब इसमें ये है कि यार अगर आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है, यूपीएससी वाले में भी ये डाउट लोगों के मन में खूब आते हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में आ सकते हो, यानी आप में अगर इंग्लिश आपकी उतनी स्ट्रांग है, तो आ जाओ, सोचो ही मत। और अगर आपको ये है कि यार मेरे लिए स्ट्रगल हो जाएगा बहुत ज़्यादा हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होने का, तो आप उसमें मत जाओ, आप हिंदी में ही रह करके अपना कंटेंट इतना अच्छा कर लो, अपनी प्रेजेंटेशन की जो शैली है वो इतनी आप अच्छी कर लो कि वो नंबर दिए बिना आपको छोड़ ही ना सके। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो नंबर क्यों नहीं देंगे आपको? हिंदी मीडियम में जो एक बड़ी मुख्य समस्या है ना यार, आप लोग हिंदी मीडियम के होंगे, आप तो शायद ये बात का अंदाजा है कि नहीं, कि थोड़ा सा यार स्तर का फर्क रहता है। स्तर का फर्क ये रहता है कि मेहनत में कमी नहीं है, पर हमारे जो मटेरियल है पढ़ने का, वो इतना उच्च स्तरीय नहीं होता है। दूसरा क्या, हिंदी मीडियम में जो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी भी किताबें मार्केट में चलती रहती हैं, और अपन वो मूर्ख की तरह उठा के ले आते हैं, स्टैंडर्ड सोर्स नहीं पढ़ते हैं। तो फिर हिंदी मीडियम में फिर वो नुकसान होता है, मुझे लगता है हिंदी मीडियम में एस्पिरेंट्स को। तो आप अच्छे स्तरीय सोर्स पढ़ें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो आप हिंदी में ही इतने अच्छे पॉइंट्स आप ऐड कर लो ना, इंग्लिश मीडियम के सोर्स से ऐड कर लो, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको अच्छे डायग्राम बनाओ, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? तो आप ये, और हाँ, दूसरा सवाल था बेसिक तैयारी इंग्लिश की कैसे करें। तो कितनी, 30 नंबर की तो सारी आती है इंग्लिश यार। कितने की आती है? 120, 80 नंबर की आती है। 80 में से 20 नंबर की ग्रामर है, और 60 नंबर के वो लेटर और वो सब हैं।
तो ग्रामर तो यार जुआ है, पर ग्रामर इतनी आसान आती है मेरे ख्याल, कोई ज़्यादा मुश्किल ग्रामर इंग्लिश की आती नहीं है, वो एक हवा दिमाग में बन जाता है तो वजह से दिक्कत आती है। वरना इंग्लिश की ग्रामर 20 नंबर की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप उसको कर लेंगे। और जो लेटर ऐसे वगैरह है, उसमें ये है कि यार आप बेसिक एक फॉर्मेट पढ़ लें, क्योंकि वो आपका इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप बड़ी भारी भरकम शब्द लिखेंगे तो आपको नंबर देंगे, वो आपकी बस बेसिक ग्रामर चेक कर रहे हैं। और इंग्लिश में एक जो टेक्निक होती है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप ग्रामर की मिस्टेक ना करें, इसके लिए बेसिक टेक्निक ये है कि आप वाक्यों को छोटा रखें। राम इज गोइंग, छोटा सा, इसमें गलती आप कर ही नहीं सकते हो। अगर मैंने लंबा खींच दिया कि राम इज गोइंग फ्रॉम दी गुज्जर की थड़ी एंड देन ही विल गो देयर, तो मैं उसमें गलती कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लंबा खींच लिया। अब वो वेयर बट वाई क्या आएगा, हो सकता है कोई आदमी गड़बड़ कर दे, पर छोटे सेंटेंस में आप कभी गलती नहीं करोगे। तो ये आप टेक्निक इसमें आपके एस्से या लेटर में आप इस्तेमाल करते हैं कि छोटे सेंटेंस रखो, तो आप ग्रामर की गलती होगी नहीं, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा क्या था इनका, टेस्ट को कहाँ से लगाया, ऑफलाइन या ऑनलाइन? इसमें ऐसा है कि यार अगर मेंस के टेस्ट आप लिख रहे हैं, तब तो आप इसको क्लास में आके लगाएं, क्योंकि आप 2 ढाई घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठ करके आप लिखेंगे, तो आपको अच्छा उसमें फ़ायदा मिलेगा। और प्रीलिम्स का भी अगर आपकी आसपास ही रहते हो आप, तो यहाँ के लगा लो कोचिंग हॉल में, एक एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आपको दूर से आना पड़ता है कि यार 4 घंटे तो मैं जाने जाने में लगा दूंगा, तो आपको नहीं घर पे बैठ कर, लेकिन टाइम तरीके से। पर मेंस के आप यहीं लिखें, चाहे समय लगे चाहे ना लगे। मेंस के मेरा आपसे राय है कि आप यहीं। और कोई डाउट? हाँ जी। हम्म। आरएएस और आईएएस का ये है यार कि मेरे विचार में लगभग 60 से 70% बैठ जाओ, 60-70% जो है वो सिलेबस ओवरलैप है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो बेसिक्स हैं वो तो सेम है ना, वो तो बदलेंगे नहीं। आरएएस और आईएएस में बस इतना सा फर्क है कि आरएएस में एक तो राजस्थान का एक्स्ट्रा आता है, और दूसरा आरएएस में आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो फैक्चुअल प्रश्नों पे ज्यादा फोकस है। आईएएस में आपका कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं वो। आप मेंस का पेपर देखें या प्री का देखें, तो आईएएस में आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है, वो फैक्ट पे इतना नहीं होता है। कुछ एक सवाल रहते हैं, 10-15 सवाल प्री में जो आप फैक्ट के बेस होते हैं, ज्यादातर में कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं वो। आरएएस में इसका ठीक उल्टा है, वो थोड़ा सा फैक्चुअल पे है। तो सब्जेक्ट आपको सेम पढ़ना है, बेसिक आपका सेम है, बस आपकी शैली तैयारी की बदल जाएगी डिपेंडिंग ऑन कौन सा एग्जाम आप अभी तैयार कर रहे हो। आंसर राइटिंग बिल्कुल डिफरेंस है। आईएएस में आपका ये डिफरेंस है यार कि आईएएस में आपको 250 शब्द लिखने हैं, 150 से 250 शब्द, डिपेंडिंग 10 नंबर या 15 नंबर का सवाल है। और उसमें सवाल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सवाल ये रहेगा कि आईएएस के मेंस का, कि भारत में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं और इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, सजेशंस दीजिए। ये सवाल रहा आपका, मान लीजिए 15 नंबर का, 250 शब्द का। तो आप, अब ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में फिर वो अपना इंडिविजुअल स्टाइल है कि मैं कहाँ से पकड़ता हूँ, मैं इनपुट्स साइड से पकड़ के फिर उसको प्रोसेसिंग ये वो लंबा लेके चलता हूँ। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया। आरएएस में वो पूछते हैं फैक्चुअल कि पश्चिमी घाटों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो वर्णन साहब यही है, गुजरात से लेकर के केरल तक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो इधर वाली कर्नाटका महाराष्ट्र में चौड़े हो जाते हैं, बस। तो ये फैक्चुअल है, ये फर्क है। पश्चिमी घाट अपन वहां भी पढ़ते हैं, पर यहाँ फैक्चुअल फोकस है उस पे कॉन्सेप्चुअल पे कम है। तो ये फर्क रहेगा। तैयारी आप ऐसे करें कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक तैयार कर लें, वो सेम रहेंगे दोनों में। और जब आप आरएएस का पेपर देने वाले होंगे, तो आप फैक्चुअल पढ़ लें, जैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स उठा ली, फैक्चुअल दिया हुआ है। और जब आईएएस का पेपर करेंगे तो उस हिसाब से तैयारी को, बेसिक सेम रहेगा। और 60-70% ओवरलैप है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने बेसिक पढ़ रखे हैं ना, तो आरएएस की आप 2-1 महीने में तैयारी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, फैक्चुअल, बाकी तो आपको आता है। और बताइए। हाँ जी। हम्म, हम्म। देखो यार, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आरएएस के लिए ऐसा है कि आरएएस में करंट अफेयर, जैसा अपन कह रहे थे, कि बहुत फैक्चुअल और पिन पॉइंटेड आता है। उज्ज्वला योजना में कितने ये थे वो थे, तो इसके लिए डेली परेशान ना भी हो तो चलेगा। एडिटोरियल वगैरह के वीडियोस वो हमारे ज्ञानवर्धन के लिए हो जाएंगे, कि हमारी कॉन्सेप्ट से पकड़ मजबूत होगी। अगर हम जैसे इकोनॉमी पे एडिटोरियल हम देख रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। तो दिन में आधा घंटा आप खाना वाना खाते हुए देख के लगा लो। पर एक मेरी बहुत स्ट्रांग सलाह है, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में समय ज़ाया मत करना। उससे अच्छा आप फिल्म देख के आ जाओ 3 घंटे, दिमाग फ्रेश रहेगा। मैंने बनाए थे नोट्स करंट अफेयर्स के, वो रद्दी में दिए कि नहीं मेरे को पता नहीं। कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि करंट अफेयर्स के लिए कम से कम आरएएस में
करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन, स्प्रिंग बोर्ड की मंथली मैगजीन आ रही है क्या? आ रही है ना, तो आप इसको फॉलो कर लो ना यार, जो आरएएस के लिए स्पेसिफिक है, आप उसको फॉलो कर लो। मतलब आप मेहनत करते छांटते टॉपिक्स को, इन्होंने करके दे दी ना मेहनत आपको, और मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना है। तो आप उसको उठा के ले आओ, आरएएस की स्पेसिफिक मैगजीन को, उसको पढ़ लो, आपका समय बचेगा। और हाँ, बस अखबार आप इसलिए पढ़ लो कि दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे, कि एक पता लगता रहे चल क्या रहा है देश में, बस। और जो एडिटोरियल वाले वीडियो की आपने बात की, उसकी आवश्यकता ऐसी कुछ है नहीं, पर आप खाना खाते खाते उस वीडियो को देख लो, तो मेहनत लगी नहीं, समय आपका बच गया, और एक पता लग गया चल क्या रहा है, प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। न्यूज़पेपर आरएएस के लिए तो मत पढ़ो, बाकी राजस्थान पत्रिका जो भी है, आरएएस में क्या करोगे न्यूज़पेपर? आधी खबरें तो ये रहती हैं अपने हिंदी अखबारों में कि वहाँ सेंधमारी हो गई, नकबजनी हो गई। इंग्लिश पेपर में अगर आपको पढ़ना है तो अगेन आरएएस के लिए ज़्यादा काम का है नहीं, पर अगर आपकी खुद की रुचि है तो आप इंडियन एक्सप्रेस अच्छा आ रहा है वो पढ़ सकते हैं। हिंदू थोड़ा सा वो हो गया है, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया रहता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया बेकार है, उसकी जगह इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मत करो ना, क्यों करना है, स्प्रिंग बोर्ड करके दे रहा है। डिफरेंशिएट का ये है यार कि आप वही अगेन, आपका आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है ना पेपर, तो आपको डिफरेंशिएट आपके काम का कंटेंट कौन सा होगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है वो कहाँ से पता लगेगा? सिलेबस से और पुराने सालों के पेपर से, बस वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो आप एक काम करो, पुराने साल के आप पेपर उठा लीजिए, एक 4-5 शीट ले लो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप लिख लो कि क्या क्या सवाल पूछे हैं, तो आपके आधे पेज में हिस्ट्री के सवाल आ जाएंगे पिछले 5-7 साल के। फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में ये पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स में ये पूछ रहे हैं, अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। हाँ जी। और डाउट निकल, लंबा सेशन चल गया, डाउट्स तो कुछ बचे ही क्या होंगे अब। हाँ जी। हाँ। अच्छा, थैंक यू। अब यार कम्युनिकेशन स्किल तो बचपन से ही होती है, लेकिन सुधारने की यही है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट तो भाषा पे पकड़ है, अगर आप शब्द सही इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बेसिक फंक्शन क्या है कि मैं मेरी मन में जो बात है वो आप तक पहुंचा दूं, तो अगर मुझे शब्द मेरे अच्छे चयन करूंगा तो कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो आप भाषा पे पकड़ अच्छी रखें, जैसे जो भी आपका माध्यम है, हिंदी है या इंग्लिश है, आपको उसकी ऐसा नहीं कि या मुंडे पे मास्क लगा के चल रहे हो, ये सब नहीं, मतलब शब्द आप सही चयन करोगे तो अपने आप स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें ये है यार कि आंसर राइटिंग शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं आप, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जब 4-5 बार आप नोट्स को पढ़ेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो शॉर्ट ही हैं यार, उसको और शॉर्ट क्या करोगे। और उसमें आप ये कर सकते हो, आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो, और आप उसके फ्लैश कार्ड्स एक होते हैं रिवीजन के लिए। फ्लैश कार्ड्स जो है उसमें आप क्या करो कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का टॉपिक है माइंस और मिनरल्स का, तो आपके लिए उसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि डिफरेंट मिनरल्स की लोकेशन, तो आप एक इतने से कागज पे लौह अयस्क की कहाँ कहाँ माइंस हैं उसकी लिस्ट बना ली, तो वो आप हाथ में लेकर के घूम सकते हो। ये शॉर्टनिंग का मतलब ये रहता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका वो उसमें हो, या फिर वो पॉइंट जो आप भूल रहे हैं बार बार रिवीजन करने पे भी, कोई फैक्चुअल चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं, ये होता है शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा कुछ नहीं है शॉर्ट नोट्स। और दूसरा आपने क्या पूछा था कि आंसर राइटिंग का अप्रोच, आंसर राइटिंग का अप्रोच ये है कि यार आपका एक ही काम है कि आप प्रश्न की डिमांड को फुलफिल करें। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखना है। अगर आप मॉनसून पे आ गए लिखते लिखते, तो आप फिर आउटलाइन जा रहे हो। तो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, बस यही आंसर राइटिंग है। अब उसमें आप ये देख लो कि मान लीजिए बड़ा उत्तर लिखना है, तो आप शुरू के 2 या 3 लाइन में उसके बैकग्राउंड की चर्चा कर सकते हैं, या आप उसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे अल नीनो पे सवाल आ गया, तो आप अल नीनो पे मान लीजिए मुझे 1 पेज लिखना है, तो मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं 3 लाइन में ये लिख दूं कि ये सवाल पूछा क्यों गया है, क्योंकि इस अल नीनो वर्ष था, इस साल बारिश अच्छी हुई, तो अल नीनो वर्ष था, ये इसकी वो है, फिर अल नीनो को मैंने डिस्क्राइब करके डायग्राम बना दिया। ये इसकी मतलब अप्रोच है आपको कि आपको आंसर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, प्लस कोई करंट का एग्जांपल उसमें आप ऐड कर दें, ये अप्रोच होती है। और डायग्राम, ये 3-4 चीज़ों का समावेश हाँ जी। सर पर डे स्ट्रेटजी क्या होती है पढ़ने की? पढ़ने स्ट्रैटेजी ये है यार कि इसमें जितना आप पढ़ें उतना आप पढ़ें,
जितना आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम एक। नहीं, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो उसके हिसाब से। नहीं, किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप डेली के टारगेट रखें, जो भी आपको विषय पूरे करने हैं या एक हफ्ते में आपको सब्जेक्ट पूरा करना है, तो डेली उसको तोड़ लो ना टुकड़ों में कि यार मान लो 50 चैप्टर हैं इस हफ्ते में पूरे करने हैं, तो 7 7 49, एक दिन मुझे 7 चैप्टर करने होंगे, तो 7 चैप्टर मैं कितने घंटे में कर लूंगा, हिसाब से विषय बांट लो। ये बर्थडे स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा आप समय रखो ठीक ठाक कि खा पी लूँ, सो लूँ, आराम कर लूँ। ये स्ट्रैटेजी थैंक यू पर डे। सर। हाँ जी। हाँ जी। आंकड़ों का तरीका यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। कोई भी फैक्ट है, कोई भी फैक्ट है, आंकड़े हो या डेफिनेशन हो, उसका तरीका ये होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। और एक ये चलाना इसको, चलता है क्या ये, कहाँ आ रहा है, हाँ। तो इसमें जैसे एक ग्राफ होता है यार, याद रखने के लिए, तो इस ग्राफ में क्या रहता है कि हमने जो आज पढ़ा है, आज, वो हम 24 घंटे में उसका 90% भूल जाते हैं। ये एक फैक्चुअल ट्रूथ है। तो इसको कर्व करने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक आई थी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि जैसे इसको बोलते हैं रिपीटेड रिवीजन की टेक्निक। जैसे जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं 24 घंटे में 90% भूल जाऊंगा, तो अगर मैं अगला रिवीजन 24 घंटे में कर लूं तो वापस 100% पे आ जाऊंगा मैं, राइट। फिर इसमें ये स्टडी पाई गई कि जो आपने अगर 24 घंटे में रिवाइज कर लिया वो आप फिर एक हफ्ते बाद 90% भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं एक हफ्ते बाद इसको फिर से रिवाइज कर लूं तो मेरा ये ग्राफ वापस इधर आ गया। और आपने अगर एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज किया तो फिर आप एक महीने बाद इसको 90% भूलोगे। तो अगर मैं एक महीने बाद इसको फिर से रिवाइज कर लूँ तो मेरा फिर 100% हो गया। और इसके बाद फिर साइकिल जाती है 6 महीने पे, और 6 महीने में रिवाइज कर लिया इसको तो फिर वो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं कल ही रिवाइज करने लग गया, तो ये तो फिर मैं कल का काम कब करूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप वीकली रिवीजन का फंडा रखो। यानी कि जो मैंने आज पढ़ा है, इस हफ्ते में पढ़ रहा हूं मैं पूरा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसके लिए मैं सैटरडे और संडे, ये 2 दिन मैं उनके रिवीजन के लिए रख रहा हूं। तो इससे आप जो भी हफ्ते भर में पढ़ोगे वो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपके याद रखने की टेक्निक अच्छी हो जाएगी। ये आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा ये आप कर लो, और एक और टेक्निक ये होती है कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी के मेजर जो आर्टिकल्स होते हैं वो हैं, या ज्योग्राफी में लोकेशंस हैं, या राज्यों या जिलों की स्थिति इत्यादि है, उसके लिए आप हर रोज सुबह जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप क्लियर पूरा किससे होता है, हाँ इस खैर, तो उस, हाँ जी, तो उसके लिए आप क्या करो कि हर रोज सुबह 20 मिनट आप रखें। जैसे मैं ये करता था, मैं क्या करता था, रोज सुबह 20 मिनट ज्योग्राफी में मेरा जो एटलस है वो एटलस में खोल के बैठ जाता था, और हर रोज एक महाद्वीप को पकड़ता था। जैसे आज मैंने एशिया पकड़ लिया, तो 20 मिनट लगते ही थे, 10 एक मिनट ही लगते थे एक महाद्वीप को करने में, उसकी नदियां वदियां तो मुझे लगभग सारी याद हो गई थी। सभी देशों की स्थिति मुझे याद हो गई थी, आसपास कौन से राष्ट्र हैं वो याद हो गए थे, भूमध्य सागर के आसपास कौन से देश हैं वो मुझे याद हो गए थे। तो ये टेक्निक, फिर 20 मिनट दे देता था मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, वो जो अपनी बेयर एक्ट आती है संविधान की, उस बेयर एक्ट को उठाया मैंने, और उसके आर्टिकल्स को मैं, जैसे आर्टिकल 2 है राज्यों से जुड़ा हुआ, 5 से 11 है सिटीजनशिप का, आगे 12 से 35 है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये टेक्निक आप कर सकते हैं, यानी कि डेली के आप 40 1 मिनट दे दो जो अल्ट्रा फैक्चुअल चीजें हैं उनके लिए। फिर जब ये याद हो जाए तो नई चीज जोड़ लो, नई चीज जोड़ लो, नई चीज जोड़ लो, तो दिन के 40 मिनट आप दे दो, आपको फैक्चुअल याद होता चला जाएगा। प्लस जो बाकी चीजें हैं उसके लिए आप वीकेंड वाला रिवीजन का प्रोग्राम रख लो, तो इससे आपको याद रखने की दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, और कुछ, एंथ्रोपोलॉजी, यार हिस्ट्री के लिए अब मेरे को, मतलब मेरा ऑप्शनल नहीं है तो मुझे आइडिया उसका नहीं है। बाकी किसी भी ऑप्शनल का तरीका क्या होता है यार, ऑप्शनल में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ग्रेजुएट की तरह आपको उसमें ज्ञान हो, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के जैसा। तो उसके अंदर आप यही कर सकते हैं कि एक तो आप कोशिश ये करें कि जो आपका ग्रेजुएशन का विषय है उसी को आप, जैसे आप उसमें ले लें, तो आपका क्या है, पढ़ा तो होगा ही आपने, तो आपकी मेहनत बच जाती है, प्लस आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी होता है तो वो दिक्कत नहीं आती है। पर अगर ग्रेजुएशन ही आपकी नील बटे सन्नाटा है कि साहब उससे तो मैं नया पढ़ लूंगा,
तो फिर आप नया विषय उठा लो और उसमें फिर आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं या कोई सीनियर की मदद ले सकते हैं, उसमें आप बेसिक कोर्स बेसिक बुक्स को फॉलो करो, फिर टेस्ट लिखो। ऑप्शनल की ये टेक्निक है। और ऑप्शनल में यार थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगता है, क्योंकि ऑप्शनल में क्या रहता है कि यार आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस विषय के ग्रेजुएट की तरह आप उत्तर लिखें। तो फिर उसमें जैसा अपना ये जनरल स्टडीज वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो नंबर नहीं आते। तो ये ऑप्शनल की टेक्निक है। बाकी तो मेरे ख्याल से दिलीप सर हिस्ट्री के एक्सपर्ट, उनसे मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा है, आप सर से सलाह ले सकते हैं। जी। और कोई डाउट? हाँ जी। नहीं यार, हैंड राइटिंग का बहुत अच्छा ना जरूरी, देखो अगर आपकी लेजिबल है कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ आसानी से, बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा आप कर्सिव वर्सिव के चक्कर में मत पड़ो, आप बस ये देखो कि आप जो लिख रहे हो वो समझ में आ जाए, लेजिबल हो, बस इतना हो। और बाकी कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कवर करनी हो शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी समय से बैठे हैं। हाँ जी। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। कौन सा है? और दूसरा कौन सा? अच्छा, फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप कह रहे हैं क्या? ओके ओके, हाँ यार वो तो हिंदी में नहीं अलाउ करते हैं। तो ठीक है, दिक्कत क्या आ रही है? तो या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कर सकते हो क्या इजीली? तो कर दो। और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आरएएस आप हिंदी में दे दीजिए, और वहाँ तो बाध्यता है कि यार अपन हिंदी में नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ आप इंग्लिश में दे लीजिए। हाँ जी। हाँ। 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 इसके अंदर क्वेश्चन, इसके अंदर सर जो आंसर शीट्स है उसमें कितना डिफरेंस आता है सर? आंसर शीट्स का डिफरेंस ये है कि यार वहाँ 150-200 शब्द की लिमिट होती है, 150 और 250 शब्द की। ओके सर। यहाँ पे लिमिट रहती है आपकी 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के, तो छोटे आंसर जिसमें होते हैं टू द पॉइंट। सर इसमें लाइनिंग में आता है, उसमें शायद प्लेन हाँ, आता उसमें है। उसमें वो लाइन नहीं रहती है, वो ब्लैंक पेज रहता है वो, तो उसमें ओके डायग्राम वगैरह बनाना ईजी हो जाता है। ओके सर। आरएस में बनाने होते डायग्राम? आरएएस में ये यार कि बना दो तो फायदा होता है, क्योंकि आपको हर उस चीज से फायदा होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज। जो बाकी लोग अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं, डायग्राम कम लोग बना रहे हैं, आप बनाओगे तो आपको फायदा होगा। ओके सर।